पढ़ा जाता। मैं खुद इस चीज़ से एग्री करती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल है कि डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन के आगे कंटेंट ऐसे लिख दिया, नेम के अंदर फिर कीवर्ड्स का वर्ड यूज़ किया, फिर उसके अंदर डिफरेंट टैग, गैजेट, सॉफ्टवेयर रिव्यूज़, ट्यूटोरियल, इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ कर लिए। ऑथर के लिए जो ऑथर का नाम होगा वो लिख लेंगे, ठीक है? अक्सर हमने ऑथर का नाम भी हमें दिखाई दे रहा होता है मेटा टैग्स के अंदर कि ये जो पीडीएफ है, ये जो बुक है वो किस ऑथर की है, ठीक है? लेट्स सपोज़ यहाँ पे हम खैर ये खुद सर्च करके प्रैक्टिस करते रहना आप लोग, ठीक है? व्यू पोर्ट कंटेंट जो है वो बताया गया है यहाँ पे। अच्छा देख लो, और ये बाकी चीज़ें तो आपको समझ आ जाएगी। एक कैरेक्टर सेट ज़रूरी है और एक व्यू पोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे माइंड इसको कैच नहीं कर पा रहा है कि इसका क्या मतलब है। तो कहते हैं जो हमने कैरेक्टर सेट यूटीएफ-8 यूज़ किया, डिफाइंस द कैरेक्टर एन्कोडिंग यूज्ड फॉर द डॉक्यूमेंट। एक कैरेक्टर एन्कोडिंग हम यूज़ कौन-सी कर रहे हैं? कैरेक्टर एन्कोडिंग को क्या होता है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ज़्यादा ईज़ी वर्ड्स में समझते हैं। ये तो लोड नहीं हो रहा है। Telling the web browser to use UTF character encoding to correctly display the text on the web pages. UTF is a new universal character set that includes almost all characters and symbols from all languages in the world. So it ensures that letters, emojis, and specific symbols display properly. Ensure UTF-8 helps the browser understand how to translate the web page's coded characters into readable text, making the web page work well intentionally and with many types of characters. अच्छा जी, वेरी सिंपल। वो ये कह रहा है कि जैसे आपने अगर असम्बली लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें 256 कोई प्रॉपर एक कैरेक्टर होते थे, आस्की कैरेक्टर्स, और हर नंबर का एक प्रॉपर आगे कैरेक्टर होता था, ठीक है? तो यूटीएफ-8 भी वही कैरेक्टर सेट है जिसमें आस्की जितने थोड़े नहीं आते हैं। आस्की में सिर्फ 128 कैरेक्टर्स थे, लेकिन यूटीएफ में दुनिया भर के जितने भी इमोजीज हैं, सिंबल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो सारे आ जाते हैं, और हम ये यूज़ करते हैं और ब्राउज़र को बताते हैं कि आपने कौन-सा कैरेक्टर सेट यूज़ करना है, ठीक है? आई समझ गर्ल्स? यस मैम। और आस्की यस वगैरह कुछ मैम। रिमेंबर हुआ आप लोग ने आस्की वगैरह यूज़ किए? पढ़ा तो होगा आस्की कैरेक्टर सेट जो होता है 128 लेटर्स पे यस मैम। ठीक है। यस मैम, पढ़े हैं। आई थिंक वो स्मॉल लेटर्स 22 से स्टार्ट होते थे, 26 से, पता नहीं कुछ इस तरह से, और कैपिटल लेटर्स 100 के अराउंड अबाउट थोड़ा 99 से स्टार्ट होता है, शायद इस तरह का कुछ था सीन। ओके, वेयर इज द मेटा टैग यूज? मेटा टैग्स आर ऑलवेज प्लेस्ड विद इन द हेड टैग, ये हम देख चुके हैं, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ टैग्स एंड देयर यूजेस। कैरेक्टर एनकोडिंग मेटा टैग, एक कैरेक्टर एनकोडिंग मेटा टैग होता है। हाँ, क्यों यूज होता है ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है? कि character encoding meta text character set to display the page. This is essential for ensuring all the text, including special characters, is displayed correctly. ठीक है, ये हम लाजमी देते हैं ताकि कैरेक्टर सेट पता चले। फिर डिस्क्रिप्शन मेटा टैग होता है जिसके अंदर हम शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ये भी हम देख चुके हैं, प्रैक्टिकली देख चुके हैं, ठीक है? तो और कीवर्ड्स का टैग होता है जिसमें हम सारे कीवर्ड्स बता देते हैं। और देखो ये क्या कह रहे हैं, दिस टैग हैज वाज वंस हेवीली यूज्ड फॉर एसईओ पर्पसेस, ठीक है? अब दिस कीवर्ड्स है तो उसमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड हो सकता है, या कुछ और भी कीवर्ड यूज हो सकते हैं। ऑथर, अगर आप कोई बुक वगैरह डाल रहे हो तो हम उसमें ऑथर का नाम लिख देते हैं। While this tag doesn't directly impact SEO, यानी ये डायरेक्टली तो SEO को इम्पैक्ट नहीं करता, बट इट इज यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द क्रिएटर। व्यू पोर्ट क्यों यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू पोर्ट टैग इज एसेंशियल फॉर मेकिंग वेब पेजेस मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है? व्यू पोर्ट का मतलब होता है जो आपका व्यू है उसका लैंडस्केप पोर्ट है या फिर वर्टिकल पोर्ट है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, इस चीज़ों को डिफाइन करने के लिए व्यू पोर्ट यूज करते हैं, और ये मोबाइल फ्रेंडली हो जाता है। इट कंट्रोल्स द लेआउट ऑन मोबाइल डिवाइसेस, यानी हर डिवाइस के लिए, सिर्फ मोबाइल भी नहीं, लेकिन मोबाइल के भी तो डिफरेंट साइजेस होते हैं ना। तो मोबाइल डिवाइसेस बाय डिफाइनिंग द विड्थ एंड स्केल ऑफ द पेज
टू फिट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जब हम विड्थ डिफाइन करते हैं कंटेंट के अंदर, तो हम कहते हैं कि जो डिवाइस की विड्थ है वही विड्थ हमने यूज करनी है, और एसेंशियल जो होती है वो 1 होती है, और सॉरी इनिशियल जो होती है। अब ये कह रहे हैं कि जो विड्थ डिवाइस इंश्योर्स द पेज विद मैचेस द डिवाइस स्क्रीन विड्थ। ठीक है, जो जिस स्क्रीन पे भी आपने वो वेबसाइट ओपन की हुई है तो उसकी स्क्रीन को मैच करे। और फिर जो हमने इनिशियल स्केल किया है, सेट्स द इनिशियल जूम लेवल ऑफ द पेज व्हेन इट इज फर्स्ट लोडेड। यानी देखो जूम लेवल, ये देखो जूम लेवल बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन हम जूम लेवल पहले क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। इसी तरह अगर हम यूट्यूब पे वीडियो जब प्ले करते हैं तो उसकी स्पीड 1 होती है, बाद में उसे आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड उसका 1 होता है। यहाँ पे भी वही चीज है। रिफ्रेश टैग यूज होता है, इसका क्या पर्पस है, टैग ऑटोमेटिकली रिलोड और रीडायरेक्ट अ वेब पेज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। दिस फंक्शनलिटी इज नॉट एज कॉमन यूज टुडे विद जावास्क्रिप्ट ऑफरिंग मोर कंट्रोल ओवर पेज रीलोडिंग एंड रीडायरेक्ट। वो कहते हैं हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते अब। आई थिंक बाकी पढ़ने की जरूरत है क्या। यूज द व्यू पोर्ट टैग। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस हम लाजमी देख लेते हैं कि क्या क्या है। एसईओ के लिए जरूरी है कि डिस्क्रिप्शन हो और व्यू पोर्ट हो, ये दो चीजें हम बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मेटा टैग इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ, although the meta tags keywords is less impactful today, the description and viewport tags remains highly relevant for SEO. Description search engines like Google often use a description from the meta tag as the snippet displayed in search results. Writing a clear and attractive description with the right keywords can make users more likely to click on your page. वो कह रहे हैं कि एसईओ के लिए ना जो है ना, अब कीवर्ड्स का जो टैग है वो थोड़ा हम मेटा टैग जो कीवर्ड्स वाला है वो थोड़ा कम इम्पैक्टफुल है। जो गूगल है वो ज्यादातर डिस्क्रिप्शन को यूज कर रहा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने कीवर्ड्स डाल दो, आपको अलग से कीवर्ड वाला मेटा टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। और व्यू पोर्ट तो ऑफ कोर्स हमारे लिए हमेशा रहेगा ही रहेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए होता है। वो कह रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप व्यू पोर्ट का मेटा टैग यूज करो, लाजमी यूज करो हर लिहाज से, क्योंकि आपके वो मोबाइल फ्रेंडली आपने बनाना होता है। राइट अ क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन, आपने डिस्क्रिप्शन मेटा टैग यूज करो लेकिन उसमें बिल्कुल क्लियर वर्ड्स हों। डोंट ओवर यूज द कीवर्ड टैग, यानी अगर डिस्क्रिप्शन टैग यूज कर लिया है तो कीवर्ड्स का यूज ना करो। मॉडर्न सर्च इंजन डोंट रिलाई मच ऑन द कीवर्ड टैग। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर कैरेक्टर इनकोडिंग, यानी आप UTF-8 यूज करो ताकि सारी आपका कोई भी कैरेक्टर जो है वो कुछ का मतलब कुछ और ना दे रहा हो। टेस्ट ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, और लाजमी है कि जब आप ये सब सेट कर लो तो उसको डिफरेंट डिवाइसेस पे सेट, डिफरेंट डिवाइसेस पे चेक करो कि वो व्यू पोर्ट के हिसाब से सेट है या नहीं है। ठीक है, इसको मतलब होता है कि हमने रिस्पॉन्सिव बना के चेक करना होता है, रिस्पॉन्सिवनेस में हेल्प होती है। अब वो कहते हैं ब्राउजर में जो मेटा टैग है, मेटा टैग को कौन कौन से ब्राउजर जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो क्रोम सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट एज सपोर्ट करता है, ये आई थिंक मोज़िला फायरफॉक्स है, ये सपोर्ट करता है। ये सफारी है शायद, और ये ओपरा है, आई थिंक ये सफारी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, गलत सो तो नहीं किया आप लोग। No, ma'am. No, ma'am. ओके, यहाँ तक जो सामने लिखा हुआ है कोड, इसमें किसी को कोई डाउट। हमने एक एक चीज पढ़ी है। No, ma'am. पता है No, ma'am. मैंने आपके साथ मिलके दो बहुत कुछ सीखा है, और ना ये चीजें ना मुझे टीचर्स ने पढ़ाई थी और ना मेरे पास कभी इतना टाइम था कि इसको देखूं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप पढ़ाने बैठते हो तो काफी कुछ सीख जाते हो। वैसे भी मेरी फ्रंट एंड फील्ड नहीं है ना, तो इस वजह से भी मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। ओके, टाइटल नेम हमने रख दिया। अब हम सबसे पहले देखेंगे लिंक को यूज करना। ठीक है, लिंक के अंदर देखो दो चीजें आ रही है, एक रिलेशनशिप आर और एक HREF आ रहा है। HREF के अंदर हम पाथ देते हैं। किस चीज का पाथ। अब स्टाइल शीट क्या बता रही है,
स्टाइल शीट बता रही है कि जो भी आप इस HREF के अंदर लिखोगे, ये REL मतलब रिलेशन, इस लिंक का क्या रिलेशनशिप है इस HREF यानी इस हाइपर लिंक के साथ। वो बोला कि स्टाइल शीट है, यानी वो पहले से बता रहा है कि कुछ स्टाइलिंग शीट है। जब रिलेशनशिप में स्क्रिप्ट भी आ सकता है, यानी कोई स्क्रिप्ट फील्ड है या JS की फाइल है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कोई CSS फाइल है। अब CSS फाइल को हम कैसे एक्सेस करेंगे? CSS फाइल हमारी ये लिखी हुई है, ठीक है। तो हम CSS फाइल को कैसे एक्सेस करेंगे? पहले तो हमें CSS फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो हम पहले लिखेंगे CSS फोल्डर, फिर आगे स्लैश डालेंगे। स्लैश के अंदर हमारे पास कौन सी पड़ी है? स्टाइल नाम की style.css नाम की फाइल पड़ी है। तो हम लिख देंगे style.css, ठीक है। लेकिन अगर हमें CSS के अंदर एक और फोल्डर बनाया होता और उसके अंदर CSS फाइल रखी होती, तो पहले हम CSS फोल्डर में जाते हैं, फिर उसके अंदर फाइल में जाते हैं, फिर उसके अंदर फाइल में जाते हैं, फिर उसके अंदर फोल्डर में जाते हैं, फिर उसके अंदर जो फाइल होती है उसमें जाते हैं। तो इस तरीके से हम जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकेस हमारी ये HTML फाइल ही इमेजेस फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो सबसे पहले हमें इमेजेस फोल्डर से बाहर आना होगा, फिर हमें CSS फोल्डर के अंदर जाना होगा, ठीक है। तो फिर जाके हम एक्सेस कर पाएंगे। खैर, अब यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं H1 टैग के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा हमारी ये एक CSS फाइल अटैच हुई है या नहीं? हम CSS फाइल में जाएंगे, बॉडी टैग को ट्रिगर करेंगे, और ये याद रखिएगा कि हमारी बॉडी टैग में हमेशा मार्जिन 0 सेट करते हैं, पैडिंग भी 0 सेट करते हैं, 0 सेट करते हैं, ठीक है। अगर आपने बैकग्राउंड में कोई इमेज देनी है तो वो यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन हम बैकग्राउंड का कलर देंगे। अब बैकग्राउंड का सिंगल कलर भी दे सकते हो, ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हो, डिफरेंट है। अब सपोज के मैं RGB कलर देना चाहती हूँ हैश के साथ, तो सिंपल ऐसे हैश के साथ आप दे सकते हो। आई डोंट नो ये कौन सा कलर है, लेकिन लेट्स सी। अप्लाई नहीं हुआ बॉडी पे। अच्छा, वाइट कलर है इसलिए अप्लाई नहीं हुआ। कोई और कलर देखते हैं, और इसको करके इस पे क्लिक करते हैं, और ये वाला कलर जो है ये देखते हैं। अब भी ये देखा बॉडी पे नजर आ रहा है, ठीक है। यानी हमारे पास Yes, ma'am. CSS अटैच हो गई है इस फाइल के साथ, ठीक है। अगर मैं इसको कमिट कर देती हूँ तो देखो शो नहीं हो रहा कलर, लेकिन जैसे ही मैं इसको कमिट करूंगी आपको कलर शो होगा। समझ आ रही है कैसे हमारी CSS फाइल अटैच हो गई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म अगर RGB में हम कलर देते हैं तो कैसे होता है? RGB रेड, ग्रीन और ब्लू। पहले हमने रेड कलर सेट करना है, तो रेड कलर की आपको पता है ना 250 0 से लेकर 255 तक आपने वैल्यू दे सकते हैं कलर की। Yes, ma'am. तो सपोज हम रैंडम कलर देते हैं 34, हमें नहीं पता 34 पे क्या आएगा। ग्रीन की हम वैल्यू देते हैं 98, और ब्लू की हम वैल्यू दे देते हैं 189। रैंडम, बिल्कुल रैंडम। तो इसने एक ब्लू शेड बनाया है, ठीक है। अगर हम लेट्स सपोज रेड को ज्यादा इंक्रीज कर दें, इसको 140 तक ले जाएं, तो क्या कलर बनेगा? थोड़ा पर्पलिश शेड आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और कम कर दें ग्रीन को, सपोज के 30 पे ले जाएं, तो क्या कलर बनेगा? तो भी पर्पल का थोड़ा शेड चेंज हो गया। और अगर इसकी वैल्यू हम ब्लू की 0 कर दें तो क्या होगा? तो रेडिश में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप खेल सकते हो कलर्स के साथ। ये महरून कलर जो नहीं होता, ये वो वाला है, महरून डार्क महरून टाइप। अच्छा, कंट्रोल Z करते हैं, इसको 0 करके देखते हैं क्या कलर बनता है। ब्लू का एक पर्पलिश शेड बना है। अच्छा,
इसको रहने देते हैं, इसको 0 करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक ब्लूइश शेड आया है, क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा है। ब्लू का कलर अगर 19 कर दे तो क्या बनेगा? ग्रीन का शेड ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ग्रीन की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ग्रेडियंट कलर डालना हो, ग्रेडियंट कलर कैसे डालते हैं? तो हम जाते हैं, देखते हैं ग्रेडियंट कलर कैसे यूज़ करते हैं CSS में। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इसमें जाते हैं CSS में। अच्छा, CSS क्या होती है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। कब बनाई गई थी? आप में से किसी ने बताया था कि 1993 में HTML बनी थी, और 1996 में 3 साल बाद CSS रिलीज़ हुई थी। यहाँ पे इनलाइन बताई गई है CSS। ये इंटरनल CSS है जो हेड टैग के अंदर आप डाल के लिखते हो, और ये एक्सटर्नल CSS है जो अभी अभी हमने यूज़ की, ठीक है। Yes, ma'am. इंट्रोडक्शन नहीं जानते, सिंटैक्स कमेंट्स भी नहीं जानते, क्या देखें? वीडियो क्यूरीज में नहीं जाते, इंट्रोडक्शन नहीं देखते, सिंटैक्स में चले जाते हैं। कहते हैं CSS is written as a set rule set which consists of a selector and declaration block. This basic syntax of CSS is as follows, यानी एक सेलेक्टर होता है और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, ठीक है। अब सेलेक्टर क्या है? सेलेक्टर कहते हैं H1 पैराग्राफ या ID या क्लास, ठीक है, कोई एट्रीब्यूट हो सकता है। वैसे ज्यादातर ID, क्लास और टैग्स, ये 3 तरह के सिलेक्टर होते हैं। कितने तरह के सिलेक्टर होते हैं? 3 तरह के, या ID होगी या क्लास होगी या फिर कोई टैग होगा, ठीक है। मे बी इधर लिखा हुआ टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, ये देखो टाइप सेलेक्टर। अब ये जो स्टैटिक डाला है, इसका मतलब है ये पूरी यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ये अप्लाई होगा ऑल द एलिमेंट्स, और सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा ना, हम बॉडी पे मार्जिन और पैडिंग 0 रखते हैं, इसी तरह जब हम सब पे अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो तब हम मार्जिन और पैडिंग 0 रखते हैं, ताकि बाय डिफॉल्ट कोई मार्जिन और पैडिंग ना ऐड हो। फिर है टाइप सिलेक्टर, टारगेट स्पेसिफिक HTML टैग। टाइप सिलेक्टर क्या होता है? किसी भी टैग को हम अभी हमने जो यूज किया है उसमें देखो, मैंने बॉडी टैग को टारगेट किया, ठीक है। ये बॉडी है और यहाँ पे हमारे पास बॉडी टैग है। और बॉडी टैग क्या होता है? ये पूरी HTML का पेज होता है ना, फिर गया ये है ना, पूरा HTML का पेज होता है ना, और उसी पे कलर अप्लाई हुआ था, ठीक है। अगर मैं H1 टैग करती तो सिर्फ H1 पे कलर अप्लाई होता, ठीक है। अब मैं बॉडी को अगर हटा दूं, यहाँ पे बॉडी की जगह मैं H1 कर देती हूँ, तो आप देखोगे H1 पे टैग, यही सेम चीज H1 पे। ओ सॉरी, कलर तो हमने दिया ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा अच्छा, एक मिनट गौर करना गर्ल्स, बॉडी पे देखो, जरा ये गौर करो कि हमारा ये टैग किधर है। अगर देखो तो ऊपर से कुछ फासले पे है ना, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ। Oops. अगर आप इसको गौर से देखो तो ये देखो, इसमें कुछ मार्जिन आपको नजर आ रहा है ऊपर नीचे, ये देखो मार्जिन। Yes, ma'am. एक मिनट, Yes, इसको ma'am. सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे आए, तो मार्जिन नजर आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पैडिंग नहीं है, लेकिन इसमें मार्जिन अप्लाई हो रहा है। लेकिन वहीं पे अभी हम बॉडी पे मार्जिन और पैडिंग 0 की हुई है। अगर यही चीज H1 पे अप्लाई होगी तो आप देखना H1 की मार्जिन और पैडिंग 0 हो जाएगी। ये देखो, अब H1 में कोई पैडिंग नहीं है, ये नीचे से ऊपर चला गया है। और अगर हम सॉरी इसको चेक करते हैं, तो अभी कोई हमें वो शो नहीं हो रही मार्जिन। क्लियर? कि हमने Yes, ma'am. Yes, यूनिवर्सल पे ma'am. क्यों अप्लाई किया? यहाँ पे यूनिवर्सल टैग बताया गया ना, उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सल में मैं जो मार्जिन और पैडिंग होती है वो 0 होती है। अच्छा, अभी देखते हैं हम, ये बॉडी है ना, इसको हम हटा के सिर्फ स्टैटिक डालते हैं। अभी कुछ भी नहीं डालते हैं। पहले हम देखते हैं अपने पेज को अब किस पोजीशन में है।
अब देखो इसमें कोई मार्जिन नजर आ रहा है ना, Yes, ma'am. और अगर हम इसके ऊपर स्टाइलिक डालते हैं तो क्या ये मार्जिन, ये देखो अभी इसने तमाम एलिमेंट से मार्जिन खत्म कर दिया, ठीक है, ना बॉडी पे होगा ना किसी टैग पे होगा कुछ भी। जब हम बॉडी पे लगा रहे थे तो वो सिर्फ बॉडी का मार्जिन और पैडिंग जीरो कर रहा था, टैग का नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने यूनिवर्सल टैग को यूज किया, इसका मतलब है चाहे वो पी टैग हो, एच टैग हो, इमेज टैग हो, बॉडी टैग हो, कुछ भी हो, उसकी मार्जिन और पैडिंग जीरो हो जाएगी, ठीक है। आई Yes, समझ में? ma'am. फिर H1 हम ये टाइप सिलेक्टर है, यानी सिर्फ आप HTML टैग को यूज करते हो, जैसे मैंने बॉडी और H1 करके दिखाया। क्लास सिलेक्टर होता है, क्लास को अगर सिलेक्ट करोगे तो उसके लिए डॉट का वर्ड डालोगे, ठीक है। अभी इसको भी प्रैक्टिस करते हैं। अ, चलो इसको कहते हैं, दो तीन है, इसको कर देते हैं पी टैग। गर्मी में बैठी हूँ पंखा बंद करके ताकि आप लोग को आवाज़ ठीक आए और रिकॉर्डिंग में भी। हाँ लेकिन बहुत गर्मी हो रही है भाई। इसके अंदर लिख देते हैं टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया तो नहीं आएगा, वो इनपुट टैग होता है, डिव कर देते हैं, ठीक है। डिव, इसके आगे लिख देते हैं हेडिंग, ताकि हम पता चले ये हेड टैग से आ रहा है। इसके आगे लिख देते हैं पैराग्राफ, और इसके आगे लिख देते हैं डिव, ठीक है। अब देखो, अब हम क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं और क्लास देते हैं हेडिंग की, और इस क्लास को मैं सब पे इम्प्लीमेंट करती हूँ। सपोज ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है क्लास को टारगेट। यहाँ पे देखो सबका साइज डिफरेंट हो गया। अच्छा मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि आपको नजर आए। उप्स, क्या हो गया ये? एक मिनट, इसको इंस्पेक्ट को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हेडिंग आ रही है, ये पैराग्राफ आ रहा है, ये डिव आ रहा है, सबकी मार्जिन और वो जीरो का रखा है, क्यों? अच्छा मैं अगर ये हटाती हूँ, यानी इसको हटा दूं अगर यूनिवर्सल टैग को, देखना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ गया हुआ है, आया ना डिफरेंस? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको हम लगाते हैं, हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम डिफरेंस देख पाए कि हम कैसे आईडीज के ऊपर डिफरेंस लगाते हैं। अब हमारी क्लास है हेडिंग, अब डॉट डाला और हेडिंग लिखा, ठीक है। हेडिंग का कलर रेड कर देते हैं। अब देखो सबका कलर रेड हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्लास को एक्सेस किया, क्लास का नेम हेडिंग रखा था ना, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको डॉट की जगह अगर हैश डाल देती हूँ, डॉट की जगह हैश डाल देती हूँ, तो क्या ये रिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हैश के थ्रू हम आईडी को एक्सेस करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने आईडी लिखा और उसका नाम मैंने लिखा हेडिंग। कल हमने पढ़ा था कि हम सिंगल कोड भी डाल सकते हैं, तो हम सिंगल कोड प्रैक्टिस करते हैं आज। नहीं, एक सिंगल कोड भी रख, इसका नाम भी हम हेडिंग रखते हैं, ठीक है। तो देखो सिर्फ मैंने एक पे आईडी सिर्फ एक पे अप्लाई किया तो एक पे कलर इफेक्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे हैश डाला है, ठीक है। अगर मैं डॉट डालूंगी तो सब पे आएगा, क्यों? क्योंकि सबकी क्लास आईडी है। आ रही समझ गर्ल्स? कि क्लास सबकी आईडी Yes, है, ma'am. इसलिए वो सब पे रिफ्लेक्ट हो रही है चेंजेस। लेकिन अगर मैं हैश डालती हूँ, यानी हैश से अगर एक्सेस करूंगी, इसका मतलब मैं आईडी को कॉल कर रही हूँ। किसको कॉल कर रही हूँ? कॉल करने का पता है ना, ID को. फंक्शन कॉल होता है ना। तो जब मैं हैश Yes, डालती हूँ तो इसका ma'am. मतलब मैं आईडी को कॉल कर, और आईडी मैंने सिर्फ एक पे लगाई है, तो इसका मतलब है सिर्फ उस पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, लेट्स सपोज यही चीज हम सारों पे लगा दें अगर, तो क्या होगा? आईडी को
तो क्या सब पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी? हाँ होंगी, ठीक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। पर इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट कि हमने कैसे कॉल करना है आईडी को और कैसे कॉल करना है इसको, ठीक है। अब हम इसको पैराग्राफ अगर दे देते हैं, देखो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे भी इशू है, यहाँ पे हम डॉट डालते हैं। तो अब सिर्फ 2 चीज़ों पे आ रही है, तीसरी पे नहीं आ रही क्योंकि इसकी आईडी हमने क्लास का नेम चेंज कर दिया, ठीक है। अब पैराग्राफ को अगर हम कॉल करते हैं डॉट क्लास लिख के पैराग्राफ आईडी को कॉल करेंगे और उसका कलर हमने ग्रीन कर दिया, तो देखो ग्रीन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ग्रीन नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम पैडिंग और मार्जिन भी देंगे। हम इसका मार्जिन फिक्स कर देते हैं 7 पिक्सल। तो आप देखोगे 7 पिक्सल इसको हर तरफ से मिलेगा, टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, ठीक है। तो अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी हम पैडिंग देखो, तो आप देखो हर जगह से इसको पैडिंग मिली है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम नजर आ रही है ना। Yes, ma'am. ठीक हो गया। और पैडिंग देखो तो पैडिंग पैडिंग नजर आएगी, पैडिंग हमने दी नहीं है तो नजर भी नहीं आएगी, ठीक है। पैडिंग देते हैं, अगर पैडिंग कर लो, हम ज़्यादा कर लेते हैं, 20 पिक्सल करते हैं, तो देखो ज़रा कितना डिफरेंस आ गया। और लेकिन ये बॉर्डर के अंदर डिफरेंस आया है। ये मार्जिन है आपका, मार्जिन देखो कहाँ पे है और मार्जिन से कितने दूर टेक्स्ट है, ठीक है। मार्जिन से बहुत दूर है टेक्स्ट, क्यों? क्योंकि हमने पैडिंग दे दी है, ठीक है। Yes, ma'am. गुड हो गया। अच्छा, फिर आईडी सिलेक्टर होता है और आईडी सिलेक्टर हम हैश से यूज करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? ये 4 सिलेक्टर होते हैं, 4 टाइप के सिलेक्टर, एक यूनिवर्सल, एक टाइप सिलेक्टर, एक क्लास सिलेक्टर, एक आईडी सिलेक्टर। और प्रॉपर्टीज होती है और वैल्यूज होती है। प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये वाली प्रॉपर्टी है, ये जो कलर है ये प्रॉपर्टी है, उसके आगे आपने वैल्यू दी है। फिर मार्जिन प्रॉपर्टी है 7px, उसकी वैल्यू। पैडिंग एक प्रॉपर्टी है, उसके आगे से वैल्यू, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यू ऐसे काम चलता है। अच्छा, फिर कहते हैं ग्रुपिंग एंड नेस्टिंग ऑफ द सीएसएस सिलेक्टर्स। अच्छा, कहते हैं कि अगर आपने सारों को एक जैसा, यानी टैग्स बहुत ज्यादा हैं, हमने H1 2 3 यूज किया और सबको हमने सेम चीज देनी है, तो हम क्या करते हैं कि सबका नाम इकट्ठा लिख लेते हैं और बीच में कॉमा सेपरेशन डाल देते हैं, ठीक है। H1 फिर कॉमा, H2 फिर कॉमा, H3 फिर कॉमा। तो हम क्या करते हैं, सब पे सेम चीज अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और नेस्टिंग करनी है तो क्या करते हैं, नेस्टिंग का क्या मतलब था याद है? लूप के अंदर, लूप को हम नेस्टेड लूप कहते थे। नेस्टिंग का मतलब है एक चीज के अंदर दूसरी चीज, ठीक है। हम यूएल टैग के अंदर एलआई टैग यूज करते हैं ना, Yes, ma'am. तो ये मतलब नेस्टिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह हम डिव के अंदर पैराग्राफ भी तो यूज करते हैं ना। अच्छा, इसको हटाते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और इसके अंदर रखते हैं, डिव के अंदर रखते हैं और इस नेस्टेड लूप को, नेस्टिंग सीएसएस को समझते हैं। अब देखो आपको ग्रीन टेक्स्ट नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हम पैराग्राफ को टैग कर रहे हैं। हम पैराग्राफ को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन हमने इसका कलर चेंज करना है। मैं हेडिंग का साइज चेंज कर देती हूँ, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं ताकि अब मुझे ये जो है पैराग्राफ का जो है वो सब कुछ चेंज करना है, तो मैं उसको अब इसके थ्रू नहीं, इस क्लास के थ्रू कॉल नहीं करूंगी, बल्कि नेस्टिंग के थ्रू कॉल करूंगी। तो नेस्टिंग में मैं कह रही हूँ कि हेडिंग क्लास के अंदर पी टैग है, ठीक है। किसके अंदर पी टैग है? हेडिंग क्लास के अंदर। डॉट हेडिंग, डॉट हेडिंग करने से क्या हुआ, जितनी भी हेडिंग थी उसके ऊपर आ गया। अब मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी कलर दी है, ठीक है, आरजीबी